हेलो बच्चों, हाउ आर यू। हमने लास्ट लेक्चर में गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ लिया। वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द गॉस थ्योरम एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है? एक बेसिकली मैथमेटिकल टूल है दैट इज यूज टू कैलकुलेट द electric field intensity due to continuous distribution of charge. In that case where the Coulomb's law become complicated. Okay, next are the applications of Gauss theorem. गॉस थ्योरम की जो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। आपके पास क्या है, एक इनफाइनाइट स्ट्रेट लेंथ की स्ट्रेट वायर है दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, and due to this wire we have to calculate the electric field intensity. Let us suppose this is the observation point P at which we have to calculate the इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ हम ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जब हमने गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, गॉस थ्योरम अप्लाई करने से पहले वी हैव टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ सरफेस दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन दिस केस जो आपके पास पॉइंट पी से पास होता है कि इक्विडिस्टेंट कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर फॉर्म होगी, इट विल बी द सिलेंडर ऑफ रेडियस आर के आपके पास, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी फ्रॉम दिस वायर आर। सॉरी, इस वायर को हम सपोज कीजिए नाम दे देते हैं, लेट अस सपोज इट इज़ द वायर वाई डैश एंड पॉइंट पी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है दैट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस चार्ज वायर। लेट अस सपोज कितना चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, दैट इज द चार्ज Q is the charge distributed over this wire due to which we have to calculate the electric field at a point P. तो ये देखिए, अब हमने क्या गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। गॉस थ्योरम की डेफिनेशन क्या थी आपके पास, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड पाथ दैट इज इनक्लोजिंग दिस चार्ज। अब आपके पास चार्ज क्या है, इट इज़ द आपके पास एक लॉन्ग वायर है, स्ट्रेट वायर है जिसने क्या है यूनिफॉर्मली चार्जेस के ऊपर अपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दिस गॉसियन सरफेस मीन्स ओवर दिस सिलेंड्रिकल सरफेस दैट विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इज द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन cylindrical surface. Okay, now I will express the charge Q in terms of the linear charge density. If lambda is the linear charge density and L is the length of the wire, then आपके पास लैम्डा क्या होता है, लैम्डा की डेफिनेशन क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, देन Q विल बी इक्वल टू लैम्डा L. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम दे देते हैं। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ द Q फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 इंटू इक्वेशन नंबर 1। आपकी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, E डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। अब मैं इस क्लोज इंटेग्रल को ओपन करूँगी। ओपन करने के लिए ये देखिए मेरे पास कितने सरफेसेस बन रहे हैं। इस गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेसेस के मैं तीन सरफेसेस मान के चल रही हूँ। फर्स्ट सरफेस, दिस इज द सेकेंड सरफेस एंड दिस इज द थर्ड सरफेस। मीन्स मेरे पास दो उसके सिलेंड्रिकल पार्ट्स हैं, अपर एंड लोअर, एंड वन इज द कर्व्ड पोर्शन। ओके, यू कैन कंसीडर ऑल्सो ऑन दिस साइड। नाउ we can open this closed integral as E dot ds over the surface 1 plus E dot ds integration over the surface 2 plus integration of E dot ds over the surface 3 that will be equal to lambda L upon epsilon naught. ओके, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। अब हमने E डॉट डी एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ओवर द सरफेस 1, 2 एंड 3। मीन्स बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द E एंड डी एस, और ऑल ऑफ अस नोज दैट डी एस इज द एरिया वेक्टर एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज वायर। आपके पास मैंने यहाँ पे कौन सा चार्ज डिस्पोज किया, इट इज द पॉजिटिवली चार्ज वायर। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्ट इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। Now for the surface 1, what will be the direction of the area vector? Area vector हम सब
पता है कि एरिया वेक्टर ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर एंड एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. मीन्स द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इज 90 डिग्री ओवर द सरफेस 1. तो हम इसको ऐसे ओपन करेंगे, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 90 डिग्री प्लस integration over the surface 2. In this case the area vector will be perpendicular to the surface 2, but in this case it will again outward means downward लगेगा इसके केस में. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है. तो इस केस में भी एंगल कितना आएगा आपके पास, इट विल बी 90 डिग्री. देन इट विल बी ई डी एस कॉस 90 डिग्री प्लस फॉर द सरफेस 3. थर्ड सरफेस में अगर आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो इट विल बी इन द सेम डायरेक्शन में एक्ट होगा. तो क्या आएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट. नाउ कॉस 90 इज 0, फर्स्ट इंटेग्रल भी 0 हो जाएगा और सेकेंड इंटेग्रल भी आपका बन रहा है 0. यहाँ पे मैं इसको 0 कर रही हूँ, इट इज़ इक्वल टू 0. एंड आपके पास रिमेनिंग टर्म कौन सी बची है, ई डी एस कॉस 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा आपके पास. दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, तो अब ई क्या है आपके पास, ई को कॉमन ले लो और डी एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. इंटीग्रेशन ई इंटीग्रेशन डी एस दैट इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट. डी एस इंटीग्रेशन की क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन डी एस अब आपके पास थर्ड सरफेस का एरिया है. चलो मैं इसको थर्ड ऐसे लिख देते हैं हम. इट इज़ द थर्ड सरफेस जिसको हमने थर्ड हमने कौन सा लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया. और कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एल. सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ई 2 पाई आर इंटू एल. एंड राइट हैंड साइड पे आपके पास चल रहा है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एल गोज विद एल, यहाँ से ई आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर. तो ई की वैल्यू क्या है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास डायरेक्शन कौन सी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऑलरेडी हमने डायग्राम में शो कर दिया है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द कर्व्ड सरफेस ऑफ वायर और कर्व्ड सरफेस ऑफ दिस पर्टिकुलर. आपके पास अगर आप स्ट्रेट वायर बोल रहे हो डायरेक्टली, तो ड्यू टू दिस वायर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड, इट विल बी इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर. So the magnitude is varying inversely proportional to r and the direction is perpendicular to the curved surface area. Okay, the next topic is the electric field intensity due to charged infinitely plane sheet. Electric field due to uniformly charged infinite plane sheet. बच्चे ये ध्यान में रखना आपने कि जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया है वैसे ही जो नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे आपके, बस आपके पास क्या होगी, जो ज्योमेट्रिकल फिगर होगी, चार्ज कन्फिग्रेशन होगी, वो आपके पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. जो आपका मेथड रहेगा दैट विल बी सेम. ओके, तो लास्ट केस में हमें क्या दिया होता है, एक वायर थी. अब आपके पास क्या है, लेट अस सपोज वी हैव अ चार्ज्ड शीट है. ड्यू टू दिस चार्ज शीट वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए लेट एट अ पॉइंट P, let us suppose this is the point P at which we have to calculate the electric field intensity. Again we have to draw here the cylinder. आपको क्या ड्रॉ करना है, Gaussian surface ड्रॉ करना है. In this case again it will be a cylindrical surface. It will be like this. Okay, and it will extend on the outward direction also. ऐसे जाएगा ना, ये सिलेंडर आप एक शीट रखी है तो ऐसे सिलेंडर आप ड्रॉ करोगे तो ऐसे दिखेगा आपको. ओके, नाउ लेट अस सपोज इसके ऊपर आपने चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, दैट इज द क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. बाय अप्लाइंग गॉस थ्योरम क्या आएगा आपके पास, ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. क्यू की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, सिग्मा की डेफिनेशन क्या होती है, क्यू अपॉन एस. एस क्या है आपके पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस शीट. Then Q will be equal to sigma s. So the equation 1 becomes E dot ds that is equal to sigma s upon epsilon naught. Similarly जैसे हमने लास्ट केस में किया था, अब हम सिलेंड्रिकल सरफेस के फेसेस मार्क करेंगे यहाँ पे. दिस इज द फेस 1
सिमिलरली, एंड दिस इज़ द फेज 2 एंड जो कर्व्ड सरफेस है उसको हम नाम दे देते हैं दिस इज़ द फेज 3। ओके, अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, लेट अस सपोज जैसे आप हम बात करेंगे दिस इज़ द आपके पास ये प्लेन शीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा जैसे मैंने पेन पकड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द शीट। अगर आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो ऐसे दिखेगा आपको। अगर मैं राइट हैंड साइड पे बात करूँगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन ई, देन द फॉर द सरफेस वन, for one surface the area vector ds vector is also acting in the direction of the electric field, and similarly अगर हम शीट के लेफ्ट हैंड साइड पे बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पेन की डायरेक्शन में जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेन लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। तो सो द इलेक्ट्रिक फील्ड E and the area vector ds for the surface 2 also are acting in the same direction, but if we are talking about the third surface the area vector will act in this direction। कर्व्ड सरफेस के ऊपर अगर आप एरिया वेक्टर की बात करोगे वो क्या आएगा, आउटवर्ड आएगा। ओके, एंड द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर विल बी 90 डिग्री। अगर हम इसको ओपन करें तो क्या आ जाएगा, फॉर द सरफेस 1 EDS cos 0 डिग्री, फॉर द सरफेस 2 EDS cos 0 डिग्री, प्लस फॉर द सरफेस 3 EDS cos 90 डिग्री। लास्ट केस में से ऑपोजिट केस चला रहा है यहाँ पे, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आपके क्या पास क्या आएगा, cos 0 1 एंड लास्ट टर्म cos 90 वाली क्या हो जाएगी आपके पास 0, बिकॉज द cos 90 इज इक्वल टू 0 डिग्री। फॉर द सरफेस 1 क्या रह जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ई फॉर द सरफेस 1 ds प्लस फॉर ई सरफेस 2 के लिए ds दैट इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ सरफेस एरिया एस ले लें हम अगर कैप्स का, s प्लस ई इंटू एस दैट इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आएगा 2 इंटू ई एस दैट इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस गोज विद एस, देन ई विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट और द फ्लैट शीट ऑफ चार्ज। ओके, इन दिस केस जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, इट एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द शीट। किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, जैसे ये मैंने आपको पहले भी शो किया है कि अगर हम पेन होल्ड कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में पेन चला है प्लेन ऑफ शीट के क्या होगा, ये एक्ट होगा परपेंडिकुलर। एंड जो आपके पास इसका स्पेशल केस अगर हम करें, स्पेशल केस क्या बनेगा, यहाँ तक तो हमने क्या किया था, स्पेशल की जो लास्ट केस हमने एक फ्लैट शीट कंसीडर की थी। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कि जो आपकी शीट है वो फाइनाइट थिकनेस की है, इफ़ द थिकनेस ऑफ द शीट इज़ फाइनाइट शीट की थिकनेस है, तो हमको शीट की दोनों साइड के क्या करने पड़ेंगे, आपको दोनों साइड कंसीडर करनी पड़ेंगी। दोनों साइड कंसीडर करोगे तो जो आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी वो ऐसी बन जाएगी, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, 2 टाइम्स हम कंसीडर करेंगे। तो हमने जैसे लास्ट केस में ई डॉट डी एस ओवर द क्लोज पाथ हमने कैलकुलेट किया कितना, 2 इंटू ई एस दैट विल बी इक्वल टू 2 सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Now s goes with s, 2 goes with 2, so E will be equal to sigma upon epsilon। ओके, अगर आपके पास फाइनाइट थिकनेस की शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इनफाइनाइट थिकनेस की शीट है तो क्या आएगा आपके पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बेटा? हाँ जी, नेक्स्ट वन इज द, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, आपके पास 2 प्लेन शीट्स हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा आपका दैट इज द 2 प्लेन शीट्स। We have to calculate the electric field intensity due to 2 parallel infinite plane sheets of the charge. Electric field due to 2 parallel infinite plane sheets of charge. Plane sheets of charge। अब आपके पास लास्ट केस में हमने एक शीट डिस्कस की थी, नाउ वी हैव द 2 शीट्स। आपके पास 2 शीट्स हैं ड्यू टू विच वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस आर्टिकल इज़ वेरी सिंपल। आपने जो लास्ट केस में डिस्कस किया हम वही केस लेके चलेंगे, उसको ही हम जनरलाइज केस मान के चलेंगे। लेट अस सपोज वी हैव द 2 शीट्स, दिस इज द शीट A एंड
this is the sheet B. Okay, let us suppose शीट ए के ऊपर आपने यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया और बी के ऊपर भी आपने पॉजिटिव चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. Let us suppose sigma 1 is the surface charge density of the sheet A and sigma 2 is the surface charge density of the plate B. Now these plates are going to divide the space into 3 parts. कौन कौन से रीजन बन रहे हैं आपके पास? This is the suppose कीजिए रीजन 1 that lies on the left hand side of both sheets. Region 2 in between and the region 3 on the right hand side of the both sheets. Region 3. Now we have to calculate the electric field in these 3 regions. तो पहले हम जनरलाइज जैसे हमने लास्ट केस में कैलकुलेट किया है. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला था हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आया था E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ऐसे निकाला आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. अगर आपको ध्यान में हो तो लास्ट केस में ये देखो हमने ऐसे निकाला E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के ऊपर ही लग रहा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप. ओके, तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप. सिमिलरली अगर हम इसको E1 लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शीट ए तो कैसे लिखेंगे हम? अब सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे हम रिप्रेजेंट करें फॉर शीट ए? दैट इज द सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप एंड E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द शीट बी दैट इज हैविंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2. तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप. ओके, अब नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द रीजन 1, रीजन 2 एंड इन द रीजन 3. तो फर्स्टली हम कैलकुलेट कर रहे हैं इन रीजन 1. इन रीजन 1 क्या आएगा आपके पास? इसको लेट अस सपोज मैं E1 डैश कर देती हूँ. ओके, दैट इज इक्वल टू रीजन 1 में ये देखिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें द रीजन 1 लाइज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्लेट ए एंड ऑल्सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्लेट बी. जैसे ये प्लेट ए है तो राइट हैंड साइड में तो आई कैप आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? माइनस आई कैप. सिमिलरली फॉर द प्लेट बी जो राइट हैंड साइड पे आप आई कैप लेके चल रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखोगे आप? इट विल बी माइनस आई कैप. तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2. अब इसको ऐसे भी डायरेक्टली यहाँ पे भी माइनस E1 माइनस E2 करके लिख सकते थे बट मैं यहाँ पे आई को माइनस आई के साथ रिप्लेस करूँगी. E1 डैश दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप. माइनस आई कैप पता लग गया क्यों लिया हमने? क्योंकि अब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट है वो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिया है. जो हमने डायरेक्शन लिखी है वो किस केस में लिखी है? जब हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट राइट हैंड साइड पे कंसीडर किया था. ओके, एंड E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप. अब आपके पास क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे? E1 डैश दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है. क्या रह जाएगा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आई कैप. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द रीजन 1 दैट लाइज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बोथ शीट्स, शीट ए एंड शीट बी. नेक्स्ट इज द नंबर 2. हमने किसके इसमें किस रीजन में कैलकुलेट करना है? इन रीजन 2. इन रीजन 2 सेकेंड रीजन में क्या आएगा आपके पास? दैट विल बी इक्वल टू अगेन E1 E2 इसी इक्वेशन. इसको मैं E2 E1 चलो E2 लिख देते हैं हम. E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डैश लिख देते हैं. E2 डैश दैट इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? सिमिलरली E1 प्लस E2 ही आएगा. बट इन दिस केस जो आपके पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो प्लेट ए के राइट हैंड साइड पे और प्लेट बी के लेफ्ट हैंड साइड पे. मींस प्लेट ए की जो वैल्यू पुट करेंगे वहाँ पे प्लस आई कैप ही लेके चलेंगे बट बी के केस में हम माइनस आई के साथ रिप्लेस कर देंगे बिकॉज द डायरेक्शन इज ऑपोजिट. नाउ यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डायरेक्टली मैं वैल्यू लिख रही हूँ सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप माइनस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई कैप. तो यहाँ से 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आई कैप. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 2. नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 3. इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3. अब हमने थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. थर्ड रीजन में वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए
हम ये देखो कि थर्ड रीज़न ये है, इन दिस केस द ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बोथ शीट्स, दोनों शीट्स के राइट हैंड साइड पे लाई कर रहा है, तो जो यूनिट वेक्टर क्या रहेगा आपके पास, दैट विल बी प्लस आई कैप। तो इसको हम E3 लिख सकते हैं, E3 दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जे कैप। तो यहाँ से E3 आ जाएगा आपके पास सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आई कैप। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द रीज़न नंबर 3। अगर हम स्पेशल केस कंसीडर करें, स्पेशल केस क्या हो सकता है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या है, इक्वल है, तो E1 कितना आ जाएगा, E1 डैश। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द रीजन 1 और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड क्या रह जाएगी आपके पास, सिग्मा प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा मीन्स सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, 2 के साथ 2 जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट, E1 डैश विल बी इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई कैप। ओके, सेकंड क्या आएगा आपके पास, रीज़न नंबर 2। सेकंड रीज़न में आप कंसीडर करोगे दिस मच केस सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो क्या आ जाएगी आपके पास E2 डैश दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड E3 डैश कितना आ जाएगा, E3 कितना आएगा आपके पास, अगेन 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आई कैप। ओके, कई बुक्स में ऐसे भी आप सेकंड केस ऐसे भी लेके चल सकते हो, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, इसके अकॉर्डिंग आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये तो थी आपके पास इनफाइनाइटली प्लेन शीट। अगर आप फाइनाइटली प्लेन शीट ले लोगे तो वहाँ पे क्या चेंज आएगी आपके पास, यहाँ पे हमने 2 एप्सिलॉन नॉट कंसीडर किया है, यहाँ इस एक्सप्रेशन को हम स्टार्ट करेंगे बाय ओनली एप्सिलॉन नॉट से। ओके, तो दीज आर वी हैव डिस्कस द 3 एप्लीकेशंस ऑफ द गॉस थ्योरम। फर्स्ट केस में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर, लॉन्ग वायर थी आपके पास, ड्यू टू दैट वी हैव कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेकेंड केस में आपने एक शीट कंसीडर की है एंड थर्ड केस में आपने 2 प्लेन शीट्स लेके वी हैव कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।